स्टार्ट हुआ। स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज के इस लेक्चर में आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक लेक्चर हम पढ़ाए हैं, आज दूसरा लेक्चर। जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, आप लेक्चर को पूरा देखिए। आज से भी देखेंगे तो हमको लगता है बहुत सारी बात आपके समझ में आ जाएगी। लेकिन जो लेक्चर 1 है उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में। आज दूसरा लेक्चर है। न्यूटन्स लॉ में पढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आप पूरा लेक्चर देखिए। और तो ये लेक्चर है, का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि लेक्चर के बेसिस पर आप बहुत आसानी से फिज़िक्स का, न्यूटन्स लॉ का सवाल बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग, लास्ट क्लास में हम वेट के बारे में बात कर रहे थे। ये थे इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। पहले हम वेट का बात की, वेट का क्या मतलब है ना। जैसे कोई वेट के बारे में हम बात कर दिए थे, फिर से एक बार हम लिख दे रहे हैं इसे। मान लो इस लॉग रखा हुआ है, वेट W बराबर। अब इसके बारे में डिटेल बात हो चुका है लास्ट लेक्चर। आज बारी है दूसरी, यानी नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करेंगे और टेंशन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल फोर्स क्या है ये देखिए, यहीं से शुरू तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में आ जाओ। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल यानी एन। देखो, नॉर्मल फोर्स कब लगे? जब दो सरफेस कांटेक्ट में, इस तरह से एक सरफेस दूसरे को प्रेस कर रहा हो, दबा रहा हो, है ना। वैसे केस में एक सरफेस के द्वारा दूसरे सरफेस पर एक फोर्स लगता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पुशिंग नेचर का होता है। पुशिंग नेचर मतलब धक्का देता हुआ। उस फोर्स को हम बोलते हैं, क्या हम बोले, लिखेंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस्ड बिटवीन, प्रोड्यूस्ड व्हेन, produced when two surface are in contact, are in contact such that one presses the other। ठीक है ना। one such that one presses, normal force produced when two surfaces are in contact such that one presses the other। कांटेक्ट में है और एक दूसरे को प्रेस कर रहा है, दबा रहा है। ठीक है। its direction is perpendicular to surface contact। its direction is perpendicular to surface contact and and of and it is of pushing nature। पुश करता हूं। नॉर्मल फोर्स हमेशा पुश करेगा, यानी धक्का देगा, है ना। सर पूरा कोर्स पक्का से पढ़ाइएगा ना? पढ़ा ही रहे हैं। और इसमें तुमको शक क्यों है कि हम पक्का से नहीं पढ़ाएंगे? सैनी जी, आई वॉच योर वीडियो ऑफलाइन, यू आर रियली जेम सर, यू टीच वेरी वेल, आई एम योर ग्रेट फैन, जस्ट
तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पूरा नहीं पढ़ाएँगे? हम पढ़ाते रहेंगे, बिल्कुल पढ़ाएँगे, आप बस पढ़िए। तो हम क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिए। नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट। 2 सरफेस कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। ऐसे भी कॉन्टैक्ट में, जैसे मान लो एक टेबल है, इस टेबल पे एक ब्लॉक रख दिए, सोचना। तो ये ब्लॉक टेबल के सरफेस को नीचे प्रेस करेगा, तो टेबल का सरफेस को ऊपर प्रेस करेगा, अब एक दूसरे को प्रेस कर रहा है। तो नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है? इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब परपेंडिकुलर किधर लेंगे, वो हम ऐसे बात कर सकते हैं, जैसे ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक पर ये नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर इधर लगेगा, और टेबल पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा। वो किधर लगेगा? टेबल का सरफेस हम अलग से बना रहे हैं, देखो ये टेबल है, टेबल पे यही नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। फोर्स हमेशा सरफेस परपेंडिकुलर लगना है। टेबल के सरफेस को इधर धक्का देगा। आप सोच के देखो कि टेबल के सरफेस को धक्का देना है, किधर धक्का दोगे? ऐसे धक्का दोगे ना। ब्लॉक को धक्का देना है तो ब्लॉक को किधर धक्का देंगे? अवे। धक्का हमेशा अवे देते हैं, यानी टेबल ब्लॉक को अपने से दूर धक्का देगा, अब ब्लॉक टेबल को अपने से दूर धक्का देगा। धक्का हमेशा अपने से दूर दिया जाता है, तो पुश करने का मतलब वो खुद से दूर। तो टेबल ब्लॉक को पुश कर रहा है और ब्लॉक टेबल को पुश कर रहा है। नॉर्मल फोर्स पुशिंग नेचर का है, इस बात को दिमाग में सेट करिए कि करने का मतलब किस डायरेक्शन। तो टेबल के द्वारा ब्लॉक को किधर पुश किया जाएगा? अवे, टेबल से अवे। अब परपेंडिकुलर भी होना है सरफेस पे, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर कर दी। तो नॉर्मल फोर्स की कहानी एकदम दिमाग में सेट कर लेनी है। नॉर्मल फोर्स लगेगा कब? जब 2 सरफेस कांटेक्ट में हो और वो कांटेक्ट एक दूसरे को प्रेस करे, दबाए। ठीक है। नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। बॉडी पर वो नॉर्मल फोर्स लगेगा किधर? एक सरफेस द्वारा दूसरे सरफेस पर धक्का देता हुआ डायरेक्शन। एक सरफेस के द्वारा दूसरे सरफेस पर धक्का देता हुआ, यानी पुशिंग नेचर का है। बात को एकदम से ध्यान रखें, हम लोग नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन समझ सकते हैं। एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑफ इट इज ऑफ इट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस। ऐसे लिख लेते हैं, नॉर्मल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे आप कुछ फंडामेंटल फोर्स के बारे में नाम आपने सुना होगा। दुनिया में जो फंडामेंटल फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल, एक फंडामेंटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे वेट भी एक तरह का ग्रेविटेशनल है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कई प्रकार होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक फंडामेंटल फोर्स है ना। उसी का कई टाइप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कई तरह से लगता है। एक है नॉर्मल फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक प्रकार है ना। जैसे न्यूक्लियर फोर्स। कुछ फंडामेंटल फोर्स जो आपको जानना चाहिए वो ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब फंडामेंटल फोर्स है। इसी से निकल के बहुत सारा फोर्स है ना, बहुत सारे टाइप के फोर्स से निकल के बने, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स किस श्रेणी में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की श्रेणी में आता है। क्यों आता है इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, आगे हम करेंगे बात, लेकिन अभी नहीं करेंगे, है ना। अभी बस केवल याद रखिए आप कि नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। आगे हम लोग इस पर और समझे, थोड़ा बात करें। जैसे तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन आप समझ गए। थोड़ा अलग अलग सिचुएशन में आपको हम नॉर्मल फोर्स लगा के दिखाएंगे, जिससे कि थोड़ा आपको नॉर्मल फोर्स के प्रति जो
हेजिटेशन है वो खत्म हो जाए। जैसे आप अब देखो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, बात को रखते हैं। मान लीजिए ऐसा बॉडी है एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ, तो ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? ब्लॉक पे दिखा रहे हैं कि एन है, क्या है? नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, है ना? ये देखिए कहीं भी दिखा सकते हैं। जैसे एक ऐसे एक सीढ़ी ऐसे लगा दी दीवार में, दीवार में से इधर ग्राउंड है, इधर दीवार है, ग्राउंड है। यहाँ नॉर्मल फोर्स कहाँ कहाँ लगा? जहां जहां कांटेक्ट है, देखिए जहां भी कांटेक्ट है तो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर एक नॉर्मल लगा N1, जहां भी कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल फोर्स लगा N। ये जो लैडर है इस पे नॉर्मल दिखा रहे हैं। तब हम लैडर को फोकस करके नॉर्मल फोर्स दिखा रहे हैं कि बाल के द्वारा लैडर पर ये लगेगा और ग्राउंड के द्वारा लैडर पे ये लगेगा, हमेशा धक्का देता हुआ, है ना? सरफेस के परपेंडिकुलर और धक्का देता हुआ पुशिंग नेचर का फोर्स लगाना है, पुश करता हुआ लगाना है मतलब। अब और भी देखो, और एग्जांपल से हम लोग नॉर्मल फोर्स का एग्जांपल सही है, एग्जांपल से एग्जांपल हुआ, ये तीसरा एग्जांपल हुआ। और एक देख रहे हैं, जैसे सपोज करो अपने पास एक सिचुएशन है कि भाई एक बॉल ऐसा रखा हुआ है, स्फेरिकल बॉल है, एक सरफेस यहां से पास किया, है ना? ऐसा कुछ है, एक बॉल जो है दो इंक्लाइन सरफेस के बीच में फंसा हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स इस बॉल पे क्या होगा? सरफेस वन है, आप इसको सरफेस वन मान लो, वन सरफेस, और ये सरफेस, है ना? और इसका सेंटर ये है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है, इसका मतलब हुआ सेंटर से पास करता हूं, N1 लगेगा, यानी सरफेस वन के द्वारा बॉल पे ये फोर्स लगा। सरफेस के परपेंडिकुलर सोच लीजिए, अगर कॉमन सरफेस, ये दोनों का जो कॉमन सरफेस, यानी इंक्लाइन पे भी परपेंडिकुलर और स्फेयर पे भी परपेंडिकुलर, तो स्फेयर के सरफेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहां से पास करेगा? सेंटर से, तो नॉर्मल फोर्स सेंटर से पास करेगा, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता है। यहाँ जो ये जो सेकेंड सरफेस जो लगाएगा, ये भी अपना सेंटर से पास करेगा, और इस तरह से नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं बॉल के ऊपर, बॉल के ऊपर हम लोग नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन आ रहे हैं। बात समझे? चलिए, अगर आपको इस तरह का किया हुआ है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, और एक बॉल थोड़ा ये अब पूरी तरह से गोल हुआ नहीं, लेकिन चलो ठीक हो, तीनों स्फेयर है, ये सेंटर, ये वन, ये टू, तीन है, तीनों पे कहां कहां नॉर्मल लगेगा? एक तो वन जो है थ्री पे,
1 और 3 के बीच में, ये सेंटर से जाओ, इस सेंटर से पास कर, है ना, दोनों पे लग रहा है। अगर 3 पे बात करेंगे तो इधर लगेगा और 1 पे बात करेंगे तो इधर लगेगा। ये हो गया नॉर्मल फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सही है, लिख भी दे रहे हैं। N3 1 का मतलब हुआ नॉर्मल फोर्स ऑन ऑल 3 1। सही, और ये इस पर इधर लगा देगा, ये लगा देगा इधर। N1 पे 3 के कारण, 1 पर 3 के कारण इधर बॉल 3 बॉल 1 को इधर धक्का दे रहा होगा। ये हो गया N1 पर 3 के कारण नॉर्मल फोर्स ऑन 1 टू 2। ऐसे ही सिंबॉलिक हम लिखेंगे, सबको ऐसे नहीं लिखेंगे, समझ लीजिएगा। जैसे 2 और 3 के बीच में, तो ये 2 जो है 3 को इधर धक्का दे रहा होगा परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल फोर्स ऑन 3 ड्यू, ये नॉर्मल फोर्स ऑन 2। सही है। इसके अलावा ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड भी नॉर्मल लगा रहा होगा। ये N2, ये N2, और यहां पर N1। N2 कौन लगाया? ग्राउंड के द्वारा बॉल 2 पे, N1 ग्राउंड के द्वारा बॉल 1 पे। वैसे आप चाहें तो आपको लग रहा होगा कि यहां कांटेक्ट है तो इधर और इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम बोले थे कि जब एक सरफेस दूसरे को प्रेस कर रहा होगा तभी नॉर्मल लगे, लेकिन इसके ऊपर से बॉल डाल दिए तो क्या ये प्रेस हो रहा है कि दूर भाग रहा है? ये निश्चित रूप से ये बॉल के वजन के कारण ये दूर भाग रहा होगा, ठीक है ना। वो दूर कौन भगा रहा होगा इसको, माने कौन सा फोर्स इसको दूर कर रहा है, ये तो इस पर जो ये कंपोनेंट है N13, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, N13 इधर आया, एक कंपोनेंट इधर, इस N23 का भी एक कंपोनेंट इधर, तो दूर करना चाहेगा ना। तो क्या बॉल 1 और 2 आपस में प्रेस हो रहा है, एक दूसरे को प्रेस कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इस सरफेस पर कोई नॉर्मल फोर्स डेवलप नहीं होगा। आप अगर डेवलप करके दिखा भी दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए, लेकिन उसको आना जीरो ही है। समझ गया ना? थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, और अगर आपको लगे कि सूडो कांटेक्ट है, यानी कांटेक्ट है लेकिन वो कांटेक्ट का कोई फायदा नहीं है, कांटेक्ट तो दो सरफेस के बीच में है लेकिन वो प्रेस नहीं कर रहा है, एक दूसरे को दबा नहीं रहा है, वहां पे नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा। फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। ये इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फोर्स आएगा फाइनली जीरो। बोलिए जो हम बोल रहे हैं, है? वैसे अगर कोई कंफ्यूजन हो, आप अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि अरे भाई कैसे हम ये डिसाइड करें कि कांटेक्ट है लेकिन प्रेस नहीं कर रहा है, छोड़ दीजिए। फिर आप क्या करिए कि जहां जहां कांटेक्ट है हर जगह नॉर्मल फोर्स, जहां भी दो सरफेस में कांटेक्ट हुआ है हर जगह आप फोर्स लगा दो, है कि नहीं? हर जगह फोर्स, इसको जीरो आना होगा अपने आप आएगा। जैसे मान लीजिए इस दोनों के बीच भी लगाना चाहते, लगा दो, तो ये इसको इधर धक्का दे रहा है, इसको
1 जो है 2 को इधर धक्का दे रहा है, n पर 1 के कारण, और ये 2 जो है 1 को इधर धक्का दे रहा है, n 1 पर 2 लगा दिए, क्या दिक्कत है? यहाँ से लग रहा है ये। तो फिर इसमें कोई कन्फ्यूज़्ड होने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी कॉन्टैक्ट हुआ है, वहाँ पर फ़ोर्स लगा देना। आप जैसे-जैसे सवाल बनाने लगेंगे, आपको आइडिया डेवलप होता जाएगा। आप अपने समझ जाएँगे कि अच्छा, ये कॉन्टैक्ट तो है, बट ये कॉन्टैक्ट किसी काम का नहीं है। आप अपने आप वहाँ नॉर्मल, है ना? तो ये अपने थोड़ा समझदारी डेवलप होने, अभी क्या करना है, जहाँ-जहाँ कॉन्टैक्ट है, हर जगह लगाओ। सही है? मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो डाल देंगे आज, कल डल जाएगा मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो। मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो कल से डलेगा, ठीक है? वैसे डला हुआ है मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो, तुम लोग देखते नहीं हो। इन्वेंटर्स एडू केयर पे जाओ, मॉडर्न फिजिक्स टाइप करो, मिलेगा। पहले से डला हुआ है ना जी, पहले से है, फिर से डाल दो उसको। एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दो उसको। एक-एक करके डालना, एक ही बार सारा लेक्चर मत डालना। ठीक है ना? एक एक बच्चा मैसेज कर रहा है, सर ऐसा क्वेश्चन करवाइए कि जो एग्जाम में आता हो। कि पीवाई क्यू टाइप बेस्ड सजेशन बड़ा लोग हमको देता है, यही चीज़ जो है ना हमको एकदम पसंद नहीं है। सजेशन लेने की आदत ही नहीं है। ठीक है, हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाएँगे, ठीक है ना? जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएँगे। अपना सजेशन जो है अपने पास रखिए, है ना? अगर ये आपको पसंद है तो पढ़िए, नहीं पसंद है तो बाहर निकल जाइए। लेकिन सजेशन ज़्यादा मत दीजिए। हो गया? अभी तक हम लोग नॉर्मल फ़ोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक बार बोल दें, जब 2 सरफेस एक दूसरे को के कॉन माने क संपर्क में हो, कॉन्टैक्ट में हो, और ऐसा कॉन्टैक्ट हो कि एक दूसरे को प्रेस कर रहा हो, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक दूसरे को धक्का देता हुआ नॉर्मल फ़ोर्स का डायरेक्शन होगा बॉडी। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा फ़ोर्स है, वो T3%। ये टेंशन कहाँ डेवलप होगा भाई? ये टेंशन डेवलप होगा जब स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देंगे। एक ब्लॉक लटका दिए एक धागा से, एक धागा से ब्लॉक को लटका दिए। ये धागा पूरी तरह से स्ट्रेच हो, स्ट्रेच होने से क्या हो रहा है, हर एक पार्टिकल जो इस स्प्रिंग का वो अपने ऊपर फोर्स महसूस, है ना? तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक टेंशन फोर्स डेवलप होगा। जैसे हर जगह टेंशन डेवलप हो रहा है, हर जगह टी डेवलप हो गया। स्ट्रिंग में हर जगह एक फोर्स डेवलप हो गया जिसको टेंशन, और ये टेंशन का फोर्स हमेशा किधर होता है, अलोंग द स्ट्रिंग। कब डेवलप होगा, जब स्ट्रिंग टाइट रहे, स्ट्रेच रहे। क्या हुआ, स्ट्रेच स्ट्रिंग में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो फोर्स हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग देंगे। टेंशन इज डेवलप्ड इन स्ट्रेच्ड, टेंशन इज डेवलप्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। इट्स डायरेक्शन
direction along the string. Its direction is along the का डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलोंग है, का डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलोंग द है। अब कैसे इसका डायरेक्शन दिखाएंगे ये? जैसे मान लो यही ब्लॉक हर जगह टेंशन, जैसे यहां पर हम फिर से ये फिगर को बनाते हैं, आने के लिए हम बना दें। ये ब्लॉक है जो कि धागा से लटक रहा है और ये पर छत है। तो क्या होगा कि ब्लॉक पर टेंशन किधर लग रहा है? ब्लॉक को खींच रहा है रस्सी इधर, रस्सी पे ये स्ट्रिंग है बीच वाला, ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग पे टेंशन किधर है? नीचे वाले एंड को ब्लॉक नीचे खींच रहा है, ऊपर वाले एंड को छत ऊपर खींच रहा है, तभी ना रस्सी टाइट है। रस्सी टाइट है मतलब रस्सी के दोनों एंड को कोई खींच रहा है, तो खींचता हुआ लगा दिए रस्सी पे। और ये जो छत है सीलिंग पे वही टेंशन टी लगेगा, सबको खींच रहा है। यानी टेंशन किधर है? डायरेक्शन इज अलोंग द स्ट्रिंग एंड ऑफ, में लिखते चलेंगे। हुआ है। अच्छा लगेगा। एंड ऑफ पुलिंग नेचर, एंड ऑफ पुलिंग नेचर। टेंशन का जो नेचर है वो पुल करने का है, खींचता हुआ लगेगा हमें, जिस पर भी लगेगा उसको खींचता हुआ। रस्सी के नीचे वाले छोर को खींच रहा है यानी नीचे खींचेगा, रस्सी के ऊपर वाले छोर को खींचना है तो ऊपर खींचेगा। इस छत से रस्सी लगा हुआ था तो छत पे रस्सी के द्वारा फोर्स इधर खींचेगा, ब्लॉक को खींचना है तो इधर खींचेगा, तो हमेशा खींचता हुआ यानी पुल करता हुआ। बात समझ लीजिए, टेंशन कहां लगेगा? स्ट्रेच द स्ट्रिंग, इधर लगेगा अलोंग द स्ट्रिंग, किस डायरेक्शन में लगेगा? पुल करता हुआ, है ना? तो जैसे नॉर्मल फोर्स धक्का देता हुआ है, इसी तरह से टेंशन फोर्स खींचता हुआ है। हाँ, इसमें यही बात है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, सही है? आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना? चलिए बहुत अच्छा, जो लोग देख रहे हैं ध्यान से इसको समझो। टेंशन के बारे में बात क्लियर हो गया। एक आध जगह और दिखाना है तो दिखा देते हैं आपको, जिससे कि समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नोट कर लिए ना? और नहीं भी नोट किए हैं तो आपको ये पीडीएफ जो है इन्वेंटर्स एडुकेयर ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम ग्रुप पे चला जाएगा, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते, अब देखो जैसे ये ब्लॉक, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है और इसको इधर खींच रहे हैं एफ फोर्स लगा, ये स्ट्रिंग है बीच में, बीच का स्ट्रिंग तो टाइट हो गया, खींचेंगे तो टाइट होगा ना, तो सब पे कैसे कैसे फोर्स दिखाएंगे टेंशन का वो देखो। ये ब्लॉक ए ब्लॉक बी है, पर टेंशन टी इधर लगा, पर टेंशन टी इधर लगा, पर टेंशन टी इधर लगा, धागा को खींचता हुआ। भाई धागा को टाइट रखना है तो दोनों एंड से खींचेंगे ना, बोलो।
लेकिन दूसरा जो ब्लॉक है अपना, ए है, पर यही टेंशन, बाकी तो इसको हम एफ फोर्स लगा ही रहे हैं। इस तरह से टेंशन का डायरेक्शन दिखाना है। स्ट्रिंग पे वही टेंशन स्ट्रिंग के दोनों एंड पे खींचता हुआ लग रहा हो। अब आप कहेंगे कि हर जगह टेंशन सेम दिखा रहे हैं, क्या सेम होगा या अलग अलग होगा? अभी जवाब सुन लीजिए। सवाल में कई जगह आपको लिखा रहेगा कि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस। तो अगर स्ट्रिंग मासलेस होगा तो हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग मैसिव होगा, मैसिव यानी स्ट्रिंग का अपना भी मास है, तो फिर अलग अलग पॉइंट पे टेंशन बदल जाएगा। बात भी आगे हम मैसिव स्ट्रिंग में टेंशन पढ़ाएंगे, लेकिन अभी केवल आप इस चीज को फील करिए। मासलेस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन, अब मैसिव स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग। श्वास कर आपको अगर थोड़ा इसको रियलाइज करना है, तो कोई चीज को पकड़ के ऐसे लटक जाओ, लटकोगे तो पता चलेगा कि हाथ में ज्यादा खिंचाव महसूस हो, पैर के बनिस्पत बॉडी, हाथ से ऐसे पकड़ के लटक गए, किसी चीज को पकड़ के लटक जाओ, उनको लगेगा कि हाथ में ज्यादा खिंचाव हो रहा है, बॉडी में उससे कम, पैर में उससे भी कम। यानी जैसे जैसे नीचे आएंगे टेंशन घटता जाता है। ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता? तो अलग अलग जगह पे अलग टेंशन क्यों है? क्योंकि हम जो लटक रहे हैं, हम मैसिव बॉडी, तो मैसिव बॉडी के अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा। तो नोट करके हम इस बात को लिख रहे हैं, क्योंकि आप जरूर ध्यान रखिए। इफ स्ट्रिंग इज massless, if a string is massless, then tension at points string are same, but in massive string tension vary, tension vary 1 point from 1 point string other, है ना? तो वेरी कर रहा है, ये तो समझ गए, आप फील भी कर सकते, लेकिन कैसे वेरी करेगा, क्या होगा, इस पर डिटेल में बात करेंगे हम लोग आगे, जब मैसिव। अभी तत्काल हम लोग बेसिक बात पढ़ रहे हैं। 3 तरह का फोर्स हम डिस्कस, नॉर्मल फोर्स, कब इसका डायरेक्शन किधर होगा, बारे में हम डिटेल में बात की, है ना? अब थोड़ा और आगे बढ़ते, न्यूटन्स थर्ड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है भाई? प्लेलिस्ट में क्या लिखा? बैटरी इज लो, आई थिंक। क्या बैटरी लो? आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज नहीं मिल रही है जी। किस चीज का बैटरी लो बोल रहे हो? आवाज ठीक है? चेक। देखो, लॉ तो बड़ा सिंपल है, सब कोई जानता है, बट जितना सिंपल है उसका एप्लीकेशन कितना अच्छे से आपको पता है, ये समझना ज्यादा जरूरी। लॉ ये है कि
every action has equal and opposite reaction. Opposite, every action has equal and opposite, यही लॉ है। क्या मतलब भाई? मतलब ये है, जैसे मान लो बॉल 1 और ये बॉल 2 है। बॉल 1 पे 2 के द्वारा फोर्स लग रहा है F12, ये 1 पे 2, और इसी तरह से ये बॉल 2 है, इस पर लग रहा है F2, यानी ये बॉल इसको जितना फोर्स लगाएगा ये बॉल भी इसको उतना ही फोर्स। F12 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं -F21 वेक्टर। का मतलब हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन, है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दो फोर्स का पेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर है। यानी एक एक्शन है, दूसरा रिएक्शन, और एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम होगा और एक दूसरे के अपोजिट का, ऐसा लॉ है। इसी बात को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। अगर आपसे ये कोई पूछे भाई एक्शन कौन है, रिएक्शन कौन, कोई है तरीका जिससे कि हम ये सीख सके, जान सके, समझ सकें कि एक्शन कौन और रिएक्शन कौन, क्या ये एक्शन है और ये रिएक्शन है? कैसे पता पड़ेगा? बोलिए, कोई ये बता सकता है कि इसमें कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है? जवाब है नहीं, ये व्यर्थ का, ये बताने का कोई तरीका नहीं है। एक्शन, है ना, ये दोनों फोर्स एक साथ लगता है, साइमल्टेनियसली लगता है। ये बताना संभव ही नहीं है कि इसमें एक्शन कौन है और रिएक्शन कौन। कोई एक एक्शन हो सकता है तो दूसरा रिएक्शन होगा। यानी कहने का मतलब ये है, दुनिया में, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की बात करें, इस यूनिवर्स में कोई भी फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। हर एक फोर्स पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस पेयर को हम एक्शन रिएक्शन, हम इसी बात को यहां पर लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट है यूनिवर्स, इस यूनिवर्स वर्स थ्री फोर्स exist pair pair known as action 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 action। हर एक फोर्स, दुनिया में कोई भी फोर्स अकेला नहीं है, हर एक फोर्स पेयर फॉर्म में है, और वो पेयर फॉर्म, पेयर का क्या नाम है? एक्शन रिएक्शन। पॉइंट है बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट simultaneously
बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियस, ठीक है, एक साथ लगेगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, टू डिफरेंट बॉडी। एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, सेम बॉडी पे लगता ही नहीं है। एक्शन और रिएक्शन क्या है, दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है। कौन क्या लिख रहा है, एफ एफ, दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है। एक्शन रिएक्शन आप देखो ना, एक्शन 1 पे है तो रिएक्शन 2 पे है, या एक्शन 2 पे है तो रिएक्शन 1, सब दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है। एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं लगेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान। ये 3 पॉइंट हुआ, और चौथा और आखिरी पॉइंट और इसके बारे में हम लोग याद रखें। फोर्थ पॉइंट, ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑफ सेम नेचर, आर ऑफ सेम, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑफ सेम नेचर का होता है। ये 4 पॉइंट हम लोग याद अगर रखेंगे तो एक्शन रिएक्शन को हम आसानी से, है ना, एक्शन रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। पर समझने का प्रयास किया जाए इसको डिटेल, देखो कैसे। नेक्स्ट पेज पे चलें, देख लीजिए ये एक बार, है ना, सब आपको टेलीग्राम पे चला जाएगा ये पीडीएफ में। अब थोड़ा इस चीज को समझते हैं। जैसे एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे एक सॉरी एक टेबल है, टेबल एक ब्लॉक रखा, ब्लॉक पे एक mg लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स। फाइंड द एक्शन, टू द क्वेश्चन है, शो द एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ mg एंड नॉर्मल n। ये mg और नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर खोजना है। कई लोग को ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये बहुत बड़ा मतलब समझिए कि मिसकॉन्सेप्शन कहिए या ब्लंडर कहिए। लोग ये मान लेता है कि n और m ही एक्शन, जबकि अभी आपको कई सारा बात बताए, एक्शन रिएक्शन पेयर सेम बॉडी पे नहीं लगेगा। आप देखें तो नॉर्मल भी ब्लॉक पे लग रहा है, एम ब्लॉक पे लग रहा है, एक ही बॉडी पे लग रहा है, तो क्या नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन हो सकता है? नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एमजी ग्रेविटेशनल है। हम बोले कि भाई एक्शन रिएक्शन पेयर सेम नेचर का होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दूसरा ग्रेविटेशनल, एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता है। ऐसा मन में अगर आपको आता है तो आप डिटेल में समझिए बात को जो हम बोलना चाहते हैं। समझो यहाँ पर ये जो बॉडी है ब्लॉक पर mg लगा कौन रहा है? mg कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। तो mg कौन लगा रहा है? अर्थ। तो ये mg अर्थ पे लगाएगा ना, ये अर्थ का सेंटर, ये mg इधर लगा, ये है सेंटर ऑफ
तो अर्थ लगाया ब्लॉक पे mg, तो ब्लॉक लगाया अर्थ पे mg। ये एक्शन रिएक्शन, ये आपस में ये आपस में एक्शन रिएक्शन पे, ये अर्थ है हमारा, ये क्या है? ये अर्थ है। किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये नॉर्मल फोर्स है। अब इस नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन कहां पे है? ये टेबल है। तो टेबल ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया, तो ब्लॉक टेबल पे नॉर्मल लगाएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो टेबल पे रिएक्शन, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है टेबल पे। बोलिए, ब्लॉक पे टेबल नॉर्मल लगाया, उसको धक्का देता हुआ। अब ब्लॉक टेबल पे नॉर्मल लगाया, उसको धक्का देता हुआ। ये आपस में एक्शन रिएक्शन है। ये आपस में एक्शन रिएक्शन नोट किया जाए, तो एक्शन रिएक्शन पेयर को ध्यान से समझने का जरूरत है। समझ गया ना? एक्शन रिएक्शन पेयर को ध्यान से समझने का जरूरत है। इस तरह से कुछ। अब अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ सकता है सवाल। ठीक है? अगर आप ये वीडियो लाइव में देख रहे हैं, अभी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके। अगर आप इसको ऑफलाइन बाद में ये वीडियो, हाँ देखिए बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लाइव रुक गया होगा आप लोग को। सब ठीक है? ओके है? लाइव आ रहा है सबका? सबको मिल रहा है? एक बार बता देना हमको, सब ठीक है ना? बोलिए। तो यहीं पे थे, के बारे में बात कर, और एक उदाहरण से थोड़ा एक्शन रिएक्शन पेयर को समझे क्या। जैसे ये ब्लॉक ए है, एक धागा है और इसको खींच रहे हैं इधर। तो यहाँ पे एक टेंशन, मान लो यहाँ पे ब्लॉक पे, ब्लॉक बी को रस्सी किधर खींच रहा होगा? इधर खींच, और इसको रस्सी इधर खींच रहा होगा, एक को हम लोग लिखेंगे टू द एक्शन एक्शन पेयर ऑफ वन एंड। अब यहाँ पे अलग टेंशन दिखाए हैं, यहाँ पे अलग टेंशन दिखाए हैं, तो हो सकता है मान के चल रहे हैं रस्सी मासलेस। तो क्या होगा ये बताओ, बड़ा अच्छा बात है। एक्शन रिएक्शन पेयर हम दिखा रहे हैं, देखो जी। ए पर T1 T2 इधर लगा, ये धागा है, इस धागा पे T2 इधर लगेगा। ये ब्लॉक बी है, तो ये T1 इधर लगा, इस धागा पे T1 इधर लगेगा। धागा भी तो टाइट है, ये धागा बी ब्लॉक को खींच रहा है ना। बी ब्लॉक को कौन खींच रहा है? स्ट्रिंग खींच रहा है। तो स्ट्रिंग जो है बी ब्लॉक को इधर खींच रहा है, ब्लॉक स्ट्रिंग को इधर खींच, ये आपस में
ये जो दोनों फोर्स है ये आपस में एक्शन रिएक्शन होगा, सही। और ये ब्लॉक इस सॉरी ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को इधर फोर्स लगा रहा है, T2 लगा रहा है इधर, तो ब्लॉक स्ट्रिंग पर इधर लगाएगा उतना ही फोर्स, तभी तो स्ट्रिंग भी टाइट रहेगा। और इस तरह से ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। ये एक्शन रिएक्शन पेयर, इस तरह से हम लोग जो है एक्शन रिएक्शन पेयर को दिखा सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर को दिखा सकते हैं। थोड़ा इस पर ध्यान दिए। मास दिया हो तो क्या करेंगे, नहीं समझे। इसका मास दिया हो तो सब देखो, मास अगर स्ट्रिंग का दिया हो या ब्लॉक का दिया हो तो आगे हम पढ़ाएंगे, जितना बात अभी कर रहे हैं उतना सीखिए। केवल फोर्स का नेचर दिखा रहे हैं कि कब एक्शन रिएक्शन क्या है, ये सब बता रहे हैं। अभी हम डायनामिक कंडीशन पे आगे सवाल करेंगे, तब ने तुम मास वास का बात करोगे। अभी से ही मास दिया रहेगा तो क्या करेंगे, आज सब सिखा दें क्या, एक ही दिन में सब सिखा दें, बोलो। अरे मास दिया रहेगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, क्या होगा वो तो आगे की बात है। अभी जितना बात सिखा रहे हैं उस पर फोकस करो। के बारे में सवाल लगता है पूछने एकदम हर चीज। ठीक है, इसके मास से कोई मतलब नहीं है, इससे एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन को मास से कोई मतलब नहीं है। मास दिया रहेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो आगे का कहानी आगे बात करेंगे। अभी जितना बात हम कर रहे हैं उतना पे आप फोकस करिए। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है, ये आप समझे कि नहीं समझे, ये समझिए पहले। ये रियलाइज करिए कि आपको कितना समझ में आया एक्शन रिएक्शन। मास का हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, मास क्या है नहीं है, दुनिया जान क्यों बोल रहे हो। ठीक है, ये बात है। तो इस पर हम लोग आगे और इस चीज को डिटेल में समझेंगे। जैसे जैसे सवाल बनाएंगे इसके बारे में जानकारी हमारा और जो है मजबूत होता जाएगा। इसके आगे कोई भी सवाल करने से पहले हमको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में जानना है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो हेडिंग दीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। हेलो, बार बार लाइव कट जा रहा है क्योंकि एरिया की लाइट का बहुत प्रॉब्लम है आज। लाइट का कहीं कुछ खराबी है, बार बार वो बंद हो जा रहा है। और बैकअप है, उस उतना देर में बैकअप आता है, उतना देर में लाइव खत्म हो जाता है, फिर से लाइव करना पड़ता है। पावर बैकअप है, लेकिन पावर बैकअप जब तक अपना प्रभाव दिखाता है तब तक ये लाइव खत्म। आज का क्लास हम यहीं पे ये कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कट जा रहा है, फिर रुक रुक के क्लास आ रहा है ना। अगले क्लास में फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम से आगे पढ़ाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए क्लास में। और अभी न्यूटन्स लॉ चल रहा है और ये आपके लिए सही टाइम है कि आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। इन बच्चों तक हमारी बात जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे चैनल से जुड़े और 6 का क्लास पढ़ें, क्योंकि आपको ये जो क्लास है टोटली इस तरह से पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आप अपना होमवर्क कर सकें, सवाल बना सकें और फिजिक्स ना एक सीखने का चैनल है। आप ज्वाइन करिए और रोज़ रात 11 से 12:30 फिजिक्स पढ़िए, मिडनाइट फिजिक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी